Good morning and welcome to another episode of Edelweiss Money Connect podcast, your go to place for collecting investment gems from stories, conversation, and book summaries. In today's episode, our CEO and MD Radhika Gupta speaks with Mr. Anil Singhvi, the managing editor at Zee Business, on investment advice to follow for millennials and things to avoid while investing. Both Edelweiss AMC और Edelweiss की तरफ से a very warm welcome to this episode of Connect. I hope आप जहाँ से भी ये देख रहे हैं शो, आप आपकी फैमिलीज बहुत खुश हैं, सेफ हैं, हैप्पी हैं, ये इस टाइम्स में बहुत ज़रूरी है। आज मैं थोड़ी सी नर्वस हूँ, आप ऑलरेडी अंदाज़ा लगा चुके हैं, क्योंकि हमारे आज के गेस्ट के साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग शाम होने वाली है। अब उनका इंट्रोडक्शन मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपकी टीवी स्क्रीन्स पे बहुत पॉपुलर फेस है, लेकिन इंट्रोडक्शन करने का मौका मिल रहा है तो मैं ज़रूर करूँगी। तो हम आज वेलकम करना चाहेंगे एडलवाइस कनेक्ट पे जाने माने मीडिया पर्सनैलिटी, मैनेजिंग एडिटर ऑफ जी बिजनेस अनिल सिंघवी को। एज आई सेड, इनका इंट्रोडक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। ही हैज़ 28 years ऑफ एक्सपीरियंस। ही इज़ नोन फॉर मेनी थिंग्स। उनका एक बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड, स्माइल जिसके बारे में जिससे सब वाकिफ हैं, फ्रेंडली वे ऑफ कम्युनिकेशन। अभी उन्होंने मुझे इबिटा का एक बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन समझाया, और ऑफ कोर्स उनके मार्केट के बारे में व्यूज। अनिल CNBC आवाज पे भी एडिटर, एग्जीक्यूटिव एडिटर रह चुके हैं। He has most justifiably got the award for icon of business journalism, and I'm sure कि ये अगले 40-50 मिनट उनके साथ बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं। आई मस्ट ऑल्सो टेल यू कि मैं थोड़ी सी नर्वस हूँ, क्योंकि मैंने अनिल जी से कहा था वो प्रोफेशनल सवाल पूछने वाले हैं, आज मुझे सवाल पूछने का मौका मिलेगा। दूसरा, हम ये कॉन्वर्सेशन अनिल जी हिंदी में कर रहे हैं, और हालांकि मैं यूपी की लड़की हूँ, हिंदी में मैंने आज तक इंटरव्यू नहीं किया, तो मैं मजे भी करूंगी, लेकिन थोड़ी सी आपको मेरी बुरी हिंदी टॉलरेट करनी पड़ेगी। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू राधिका जी। और एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि आज जब आप सवाल पूछ रही हैं और इस वजह से नर्वस हैं, तो आज आपको एक बहुत बढ़िया चीज एक्सपीरियंस होने वाली है। आपको लगेगा कि सवाल पूछना ज्यादा आसान काम है जवाब देने से। तो जो हम रोज करते हैं, जो हम काम करते हैं वो आसान है, जो काम आप करते हैं जब हम आपसे सवाल पूछते हैं तो यू हैव टू गेदर लॉट ऑफ नॉलेज, सब सीख कर, पढ़ कर, समझ कर आना होता है। तो आपके लिए ज्यादा मुश्किल काम है, सवाल पूछना आसान काम है, चिंता न करें, यू विल डू रियली नाइस जॉब। मुश्किल मेरी तरफ है। अच्छा, चलो। और मैं आपके लिए थोड़ा सा एंड में कुछ सरप्राइज सवाल भी मैंने रखे हैं, क्योंकि आप हैं तो कुछ मस्ती तो करनी पड़ेगी। लेकिन अनिल जी, पहले आप मुझे पहले आई वांट टू नो लिटिल बिट अबाउट योर स्टोरी, क्योंकि आपका बैकग्राउंड थोड़ा अनकन्वेंशनल है। आई हर्ड आप सीए थे, तो जब आप स्टॉक मार्केट ये सब सोचते हैं तो ऑफ कोर्स सीए आता है, बट हाउ डिड यू गो फ्रॉम बीइंग अ सीए टू वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंकर्स इन द मार्केट? और आप स्टॉक मार्केट में आए कैसे, ये पहला सवाल। एंड व्हाट हैज केप्ट यू इन दिस प्रोफेशन? सीए था नहीं, सीए हूँ अभी भी। हाँ, सीए है। क्योंकि ये डिग्री बड़ी मुश्किल से मिली है। हाँ, आसानी से सीए वाले बहुत प्राउड होते हैं अपनी डिग्री पर। बहुत पढ़ना पड़ता है एक्चुअली, सीरियसली। और सीए भी किया है, सीएस भी किया है, आईसीडब्ल्यू भी ऑलमोस्ट कर लिया था। बट एनीवे, तो कैसे मैं आ गया इस फील्ड में? एक्सीडेंटली, 100% एक्सीडेंटली। ट्रस्ट मी, मीडिया में आने के पहले मैंने कोई मीडिया की पढ़ाई कभी नहीं की, कोई जर्नलिज्म की पढ़ाई नहीं की, मास कम्युनिकेशन कुछ नहीं आता था, एब्सोल्युटली नथिंग, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। कभी कैमरा नहीं देखा, कभी स्टूडियो नहीं देखा, टीवी के प्रोग्राम्स भी रेगुलरली नहीं देखता था, इवन बिजनेस टेलीविजन नहीं देखता था। हुआ यूं कि CNBC अपना हिंदी चैनल प्लान कर रहा था, बिजनेस चैनल वो लाने का प्लान था उनका, और मेरे कॉमन फ्रेंड थे, उसके थ्रू मुझे पता चला कि एक हिंदी बिजनेस चैनल आने वाला है। वो मेरा सिर्फ एक ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट था कि मेरा कम्युनिकेशन काफी अच्छा था और रिसर्च और एनालिसिस। सो मुझे इस बात में बड़ा मजा आता था कि मैं कुछ भी रिसर्च करूं, कुछ भी पढ़ूं और लोगों को बताऊं और उनको कम्युनिकेट करूं कि ये क्या अच्छा है, क्या खराब है। तो वो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। और बचपन से मेरी मदर हेड मिस्ट्रेस की टीचर थी, फादर बैंक मैनेजर थे, तो उन्होंने हमेशा मतलब स्कूल में, कॉलेजेस में कोई भी प्रोग्राम हो तुम्हें बोलना ही है, पार्टिसिपेट करना है। सो वो स्टेज फियर, बोलने का डर कभी रहा नहीं, राइट। सो वो बचपन से निकल गया। मतलब मैं स्कूल में था 8th स्टैंडर्ड में, तब मैं कॉलेज में जाकर एक कंपटीशन जीत के आ गया डिबेट का, और सारे कॉलेज वाले स्टूडेंट थे, मैं अकेला स्कूल का स्टूडेंट था, सबसे छोटा एकदम।
लेकिन डर नहीं था। तो वहां से वो एक कॉन्फिडेंस था। तो मैंने ट्राई किया एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू कि चलो नया चैनल आ रहा है, ट्राई करते हैं। और वो भी हुआ यूं कि इस तरह से कि मैं जब पुरानी जॉब में था, मैं स्टॉक मार्केट रिलेटेड जॉब्स में था, और वहां पर जनरली आमतौर पर सारे हमारे प्रोफेशनल इंग्लिश बिजनेस मीडिया में आते हैं, इंग्लिश में बाइट्स देते हैं, कुछ भी बात करते हैं, हिंदी में बोलने वाले कम होते थे। तो कभी कभार हिंदी वाले चैनल्स होते थे, वो कभी आकर इंटरव्यू लेते थे। तो बोलते अच्छा हिंदी में कौन बोलेगा, अनिल को बोल दो यार कि उसको हिंदी अच्छी आती है, बोल भी लेता है। सो एक बार ऐसा ही हुआ कि मैं अपने नेटिव प्लेस राजस्थान गया, चित्तौड़गढ़। तो वहां पर हुआ यूं कि मेरे एक नेबर थे, उसने बोला कि एक आईपीओ कोई आया था रिसेंटली, ये बात होगी 20 साल पुरानी। तो उसने बोला कि भैया वो ये शेयर का कैसा लगता है, क्या करना चाहिए। मैंने कहा अभी तो बढ़ गया, लिस्ट हो गया, थोड़ा नीचे आएगा तब फिर लीजिएगा। ना वो तो आपने बोला तो मैंने ले लिया आईपीओ में। मैंने तुझे कब बोला? नहीं, आपने उस चैनल पे जब बोला था कि ये अच्छा आईपीओ लगाना चाहिए तो मैंने लगा दिया। That day I realized the power of media. And then I thought कि if I am communicating with very small number of people and I am advising them, तो वो बहुत छोटी सी चीज है। अगर मैं इसको बड़े लेवल पे कर पाऊँ, अगर मुझे लगता है कि मेरी रिसर्च काम की है, मेरी नॉलेज काम की है, अगर मैं ज्यादा लोगों को एडवाइस कर सकता हूँ, तो इट कुड बी वेरी पावरफुल मीडियम। दैट वाज द थॉट प्रोसेस, आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट इट। और फिर उसके बाद जब सीएनबीसी आया तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया, नहीं उन्होंने, सॉरी, मैंने उनको अप्रोच किया। मैंने उनको अप्रोच किया। हाँ, कि मैंने कहा कि मेरे कॉमन फ्रेंड के थ्रू पता चला, उन्होंने बोला कि वो चैनल, मैंने कहा जरा पूछो ना, मुझे लेंगे क्या ऐसा। तो मैंने कहा मेरा इंटरेस्ट है। तो उन्होंने बात की, ऑडिशन वगैरह भी लिया, फिर बड़ा लंबा चला। बट ऑडिशन तो क्या है, ऐसा घटिया शब्द दिया था मैंने कि आज मुझे कोई दे तो शायद मैं कंसिडर ना करूं, बट दे वर काइंड इनफ। तो सीएनबीसी ने मुझे हायर किया। फिर बट रेस्ट इज अ स्टोरी। धीरे धीरे 2005 में मैं पूरा मूव हुआ, शिफ्ट हुआ, और धीरे धीरे उसके बाद मैं सीखते चला गया। और आज आपके सामने एक बात बताइए, मेरे एक पुराने बॉस थे यूएस में, कहते थे कि मार्केट का क्या है, ये दुनिया का सबसे अच्छा प्रोफेशन है, क्योंकि इसमें आप हमेशा कुछ सीखते जाते हो। या तो आप रोज पैसे कमाओ, मनी मैनेजर, वो तो कोई कमाता नहीं है, नहीं तो आपको कुछ सीखना पड़ता है। एंड दैट इज व्हाई ही वाज वर्थ $3 बिलियन। अभी भी मार्केट में लगे रहते थे। इतने साल मार्केट में काम करने के बाद, व्हाट हैज केप्ट यू इन दिस बिजनेस? व्हाई हैव यू नॉट गॉट, व्हाट हैज केप्ट यू इन दिस बिजनेस? सी, मुझे नहीं लगता कि मैं किसी और चीज के लिए बना हूं। मेरी जिंदगी में से अगर मार्केट और मीडिया निकल जाए तो मैं खत्म, क्योंकि मुझे दोनों ही चाहिए। देयर कुड बी नथिंग कुड बी मोर एक्साइटिंग देन मार्केट। एवरी सेकंड, सी मैं मेरे ऑफिस में ना, आई टेल यू राधिका जी, बहुत फ्रैंकली, एंकर्स होते हैं बहुत सारे, मेरे टीम में भी हैं। हाउ यू मोटिवेट देम? प्रॉब्लम क्या होता है, उन्हें लगता है कि अरे सर यही फिर से वही 12 बजे वाला शो करना है, वही 2 गेस्ट होंगे, ठीक है, वही 2 लिंक लेने हैं, वही खबर पढ़। तो आप अगर ऐसा समझते हैं तो बहुत ही रूटीन जॉब है, सीरियसली, देयर इज नथिंग न्यू। एंड आप दूसरे तरीके से देखिए, यही तो वो चीज है, न्यूज में सबसे पहले न्यू है, राइट? सो अगर आप ये सोचे कि हर सेकंड प्राइस बदल रही है, हर सेकंड 2 कॉन्ट्रा व्यू है किसी स्टॉक पर, किसी इंडेक्स पर, हर रोज नई चीजें। आप कंपेयर करें किसी एक अकाउंटेंट से जो हर रोज वही इनकम टैक्स रिटर्न भर रहा है, हर रोज वही वाउचर बना रहा है, वही ऑडिट कर रहा है, उसके कंपैरिजन में आपका जॉब कितना डायनामिक है। और हर रोज इस मार्केट में इतना सीखने को मिलता है जिसकी कोई हद नहीं। तो मेरा पॉइंट ये कि नथिंग कुड बी मोर एक्साइटिंग इन दिस वर्ल्ड देन मार्केट्स। और मार्केट्स के साथ फिर मीडिया आ गया तो लाइट कैमरा एक्शन, फिर वो तो मेरा पैशन है, प्यार है। और टचवुड मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मैंने 9.5 घंटा 9.5 hours बजट के दिन नॉन स्टॉप एंकरिंग की है, विदाउट इवन अ बायोलॉजिकल ब्रेक। क्या बात है। हाँ, और दैट टू बजट डे इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे। और सबसे ज्यादा आपको है ना, मतलब अलर्ट रहना पड़ता है, क्योंकि एफएम बोल रही हैं, आप एक सेंटेंस भी मिस नहीं कर सकते। पता नहीं कौन सी किस वक्त काम की बात बोल जाए, करेक्ट? बहुत सारे गेस्ट, बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारी न्यूज, बहुत सारा एनालिसिस, सो यू आर कंप्लीटली ऑन द टोज, एंड दैट इज द मोस्ट प्रेशरफुल डे इन द होल ईयर फॉर अस। उस दिन मैंने 9:30, एंड आई डोंट फील दैट आई एम टायर्ड। हाँ, रात को फिर 8-9 बजे बाद ऐसा लगता है कि शरीर से प्राण निकल गए हैं, वो अलग बात है। बट जब तक कैमरा के सामने है, लाइट कैमरा आपके सामने स्टूडियो में, आई मीन दिस इज पैशन एंड आई लिव इट एवरी डे।
फैंटास्टिक। और आई लव दिस लाइन कि न्यूज में सबसे पहले न्यू आता है, तो ये बहुत खूबसूरत बात है। अब आपने इतने साल अनिल जी मार्केट देखा है, आई एम श्योर मार्केट बदला भी है, सेम भी रहा है, निवेशकों का बिहेवियर देखा है, रिटेल इन्वेस्टर्स से आप इंटरेक्ट करते हैं। आपको क्या लगता है जब आप इंडियन रिटेल इन्वेस्टर को देखते हैं, बदला क्या है और सेम क्या रहा है? सबसे बढ़िया चीज एक बदली है, मार्केट के लिहाज से देखेंगे तो मार्केट बहुत ज्यादा सेफ हो गए हैं, बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो गए हैं, और पैसे बनाने के मौके आपके पास बहुत ज्यादा है। एक जमाना था, मैंने वो टाइम भी देखा राधिका जी, मैंने करियर शुरू किया था तो रिंग के जमाने से, 92 93 में तब रिंग हुआ करती थी, 95 96 तक चली थी, और उसके बाद हम सारे कंप्यूटराइज्ड हो गए। वो टाइम देखा हुआ है। उस समय मतलब आपका क्या भाव में सौदा हुआ है, वो भाव कॉपी छपने के बाद ब्रोकर बताता था आपको, शाम को देर शाम को जो हाईएस्ट प्राइस छपी है वो आपकी बाई प्राइस होगी, जो लोएस्ट प्राइस छपी है वो आपकी सेल प्राइस होगी। उसके बाद 2.5-3-4% ब्रोकरेज लगती थी, करेक्ट। 2-2 महीने में सेटलमेंट होते थे, 1 से 2 सेटलमेंट मिक्स हो जाते थे, बैड डिलीवरी व्हाट नॉट क्या नहीं होता था, करेक्ट। आज हम उससे इतने ट्रांसपेरेंट मार्केट में आ गए, 2 दिन में आपके बैंक अकाउंट में पैसे हैं, हर चीज प्राइस आपके सामने आ रही है कि आपको किस प्राइस पे खरीदना बेचना है। मार्केट डीप है, लिक्विड है, हर रोज इतने बढ़िया नए बिजनेसेस लिस्ट हो रहे हैं जहां आप अपने आप को एज ए पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, एंटरप्रेन्योर आप उन स्टॉक्स को खरीद सकते हैं। ये कहा था एक जनरेशन पहले, राइट। तो बहुत कुछ बदला है, अच्छे के लिए बदला है, पहली चीज। दूसरी चीज, इन्वेस्टमेंट करने के तरीके भी काफी बदले, स्टॉक्स भी काफी बदले। एक जनरेशन पहले के सुपरस्टार ब्लू चिप्स आज बहुत सारे लिस्टेड भी नहीं है, करेक्ट, बहुत सारे बस्ट हो चुके हैं, चीजें बदल रही है। तो वक्त के साथ इन्वेस्टमेंट करने के तरीके बदले हैं, मार्केट बदले हैं, इन्वेस्ट करने के मौके बदले हैं। और सबसे बड़ी बात एक जो बदली है पिछले 1.5-2 साल में, जिनको मैं कहता हूं कि आजकल जो पिछले 1.5 साल में बहुत सारे हमारे अभिमन्यु हैं जो मार्केट में अवतरित हुए हैं, ये सारे आए इस चक्रव्यूह में, पहली बार आए हैं लॉकडाउन के पीरियड में, और इन्होंने अभी तक सारी तेजी देखी है, मंदी देखी नहीं है, तो उनके बारे में मैं जरूर पूछूंगी। हाँ, लेकिन इन लोगों को मैं कहता हूँ ये तीसरी महाशक्ति है। अब तक एक जमाना था सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टर्स मार्केट चलाते थे, उनके पहले सिर्फ यूटीआई चलाती थी, यूटीआई बिग डैडी, जिस दिन मार्केट में आ गए मार्केट वैसे ही होगा। उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टर्स, कुछ हद तक उनको कॉम्प्लीमेंट करने का काम एलआईसी करती थी। उसके बाद अब म्यूचुअल फंड्स, हमारे जो लोकल म्यूचुअल फंड्स है जो आप भी चलाती हैं, वो और हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स, मैं बोलता हूँ ये तीसरी महाशक्ति हो गए। अब एक तरफ एफआईज हैं, एक तरफ लोकल फंड्स जो एफआईज से बहुत बड़े हैं, और तीसरे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जो हमारी तीसरी महाशक्ति। तो अब पहली बार हिंदुस्तान के मार्केट में हिंदुस्तान के लोगों ने पैसा बनाया है। दैट इज द बिगेस्ट डिफरेंस आई हैव सीन इन माय 30 इयर्स करियर। और ये मुझे लगता है अनिल जी बहुत गर्व की बात है हम सब के लिए कि एक टाइम पे लोग जब फंड मैनेजर भी बात करते थे तो पूछते थे एफआईआई क्या कर रहा है, एफआईआई क्या कर रहा है। अब फंड मैनेजर ट्रैक करते हैं कि मंथली एसआईपी बुक क्या है, एमफी वाले जो हम लोग पब्लिश करते हैं कि एसआईपी बुक क्या है। ये रिटेल इन्वेस्टर्स का काम है, किस देश में होता है 1.5 बिलियन की एसआईपी बुक, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये तो बहुत, एक बात बताइए आपने, और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं आपको बताता हूँ, ये एसआईपी की बात निकली है। हाँ, और ये एसआईपी के आइडियाज हम लोगों ने, जब मैं जॉब किया करता था पहले 1989 की बात है, 2001 में, मैं आपको सही वक्त बताता हूँ, साल 2000 के आसपास की बात है, 2000 के आसपास, 99-2000 के आसपास। तब हम ये सोचते थे, हम म्यूचुअल फंड के पास जाके, तब मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन भी किया करता था। यू विल बी सरप्राइज्ड, मैं प्रॉपर ऑथराइज्ड म्यूचुअल फंड वो एडवाइजर हुआ करता था, वो सारे एनएससी के सर्टिफिकेशन लेकर, इवन एचडीएफसी लाइफ के इंश्योरेंस ब्रोकरेज का मैंने वो कोर्स किया है, वो 2 महीने की ट्रेनिंग हुआ करती थी, वो सब करके किया। सो उस समय हम ये म्यूचुअल फंड को जाके बोलते थे, क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता हर महीने मेरी सैलरी से पैसे चले जाए? तो हम बोले हाँ हो सकता है। तब हमें कहते थे कि क्या हम आपको 12 चेक एक साथ लिख कर दे सकते हैं? मना कर देते थे, नहीं, कौन रखेगा आपके चेक, हम क्यों रिस्क रखें, कल को कुछ गुम गए तो। वहां से हम उस सिचुएशन में आ गए। देखिए ना इंडस्ट्री क्या इवॉल्व हुई है। आज इन्वेस्ट करना कितना आसान है, आप 100 रुपए, 50 रुपए, 500 रुपए से इन्वेस्ट कर सकते हैं, चॉइसेस हैं, डायरेक्टली कर सकते हैं, एडवाइजर्स के थ्रू कर सकते हैं। मतलब इससे बढ़िया, मतलब ये गोल्डन पीरियड है इन्वेस्टर्स के लिए, गोल्डन पीरियड है जी।
एब्सोल्युटली। और आप इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बाहर इन्वेस्ट कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी में कर सकते हैं, इतना इट्स एक बात बताइए। ऑब्वियसली ये एक बुल मार्केट है, तेजी का मार्केट है। आपने करेक्शंस भी बहुत देखी होंगी, आपने 2008 देखा होगा, 11 देखा होगा, 18-19 का भी पीरियड देखा होगा। एंड लोग कहते हैं कि आप एक बहुत पॉजिटिव इंसान हैं, तो आपको मार्केट में पॉजिटिव क्या लगता है खासकर इन वक्त में? सिर्फ मार्केट ही नहीं राधिका जी, लाइफ में अगर आप पॉजिटिव नहीं है तो आप कल के लिए जीना क्यों चाहते हैं? अगर आपको ये नहीं लगता कि मेरा कल आज से अच्छा होगा, तो फिर मुझे क्यों जीना है? करेक्ट। दूसरा, फॉरगेट मार्केट, आप किसी भी एसेट में इन्वेस्ट कब करते हैं? क्या आपको ये लगता है कल उसका दाम बढ़ेगा, 1 साल बाद बढ़ेगा, फ्यूचर में कभी तो बढ़ेगा, नहीं तो फिर आपको करना ही क्यों? सो मार्केट में पैसा बनाने की पहली कंडीशन ही ये कि आपको पॉजिटिव होना चाहिए, है ना? अगर आप पॉजिटिव नहीं है तो फिर पैसा आपके पास कितना भी हो, फिर आप लगाएंगे नहीं, और लगाएंगे नहीं तो पैसा बनेगा किससे? सो सी, होता क्या है, एक ही प्रॉब्लम इस मार्केट की, वो है वोलेटिलिटी। बस वो ऊपर नीचे जो होता है, जैसे लिया, मैं आपको बताऊं, हार्डली हमारे जितने लिसनर्स हैं, ये किसी ने गोल्ड में पैसा नहीं तोड़ा होगा, किसी ने प्रॉपर्टी में नहीं तोड़ा होगा। ऐसा नहीं कि गोल्ड उनका खरीदने के बाद उनके भाव से नीचे नहीं गया, या पिछले 8-10 साल में जिन लोगों ने प्रॉपर्टी खरीदी उनके भाव ऊपर हैं, सबके नीचे, लेकिन पेशेंस है, वहां नहीं बेचना हमने जल्दी से। गोल्ड आपको घर से कोई बेचने नहीं देगा, प्रॉपर्टी बेचने के लिए भी पता नहीं आपको किस किस के साइन लगते हैं, क्या लगते हैं, और क्या कैसे बेचे। बेचने के पहले पता चलता है कि आप घर बेच रहे हैं, तो आपके घर वाले बेचने, वो लॉन्ग टर्म जब हो जाता है आपका, तो आपका काम हो जाता है। सिमिलरली स्टॉक मार्केट में प्रॉब्लम ये है, हर सेकंड भाव आता है, और भाव आता है वो भी ठीक है, थॉट प्रोसेस क्या है? अरे भाई 18,000 का निफ्टी है, गिर के कितना हो जाएगा? 16,000, 15,000, 12,000, 10,000, चलो वर्स्ट केस सिनेरियो में मान ले फिर से 7,500 हो गया, ताला तो नहीं लगेगा, जीरो तो नहीं हो जाएगा, करेक्ट? 1000 से शुरू आया, आज 18,000 है, 18,000 वाला 36 भी होगा, राइट? हमारा पेशेंस नहीं है कि हम 2-4-5,000 पॉइंट नीचे देख लें, बस वही गड़बड़ होती है। तो इस वॉलेटिलिटी को हैंडल करने के लिए सिंपल एक ही तरीका है, जितना लंबा व्यू रखेंगे उतनी वॉलेटिलिटी आपके लिए कम और खत्म होती जाएगी। तो मुझे एक ही समझ में आती है कि जितना लंबा समय के लिए आप बाजार में सोच के बने रहेंगे, आराम से पैसा बनेगा। एक्चुअली सीरियसली बताऊं, न किसी अनिल सिंह की जरूरत है, न किसी और एक्सपर्ट की, मार्केट खुद अपने आप पैसा बना कर देता है। ये आपका ऐसा सर्वेंट है जिसे आप रोज समय समय पर इंस्ट्रक्शन मत दीजिए, एक बार इंस्ट्रक्शन दे दीजिए और बोलिए 5 साल बाद पूछूंगा तुझसे, 10 साल बाद पूछूंगा कितना पैसा बनाया, आपका पैसा बना हुआ मिलेगा। एंड यू नो द थिंग अनिल जी, मैं 2 बातें कहती हूँ। एक तो अगर किसी के घर का एनएवी होता ना, तो आपका अपनी प्रॉपर्टी के जरिए अप्रोच बहुत अलग होता। और दूसरा जो आपने कहा ना, आपने बहुत ह्यूमिलिटी से कहा कि किसी अनिल सिंह की जरूरत नहीं है। आपका चाहे एडलवाइज म्यूचुअल फंड होल्ड करें या कोई भी और मार्केट में अगर आप बने भी रहे ना, तो एक्चुअली यू विल मेक मनी। ये एक्चुअली ये बात सर। लेकिन यू नो व्हाट आई फाइंड इंटरेस्टिंग इज, आप उस बिजनेस में हैं, न्यूज के बिजनेस में, जहाँ रोज इतनी इंफॉर्मेशन आती है। अब एक जमाने में कहते थे कि इंफॉर्मेशन एक एज है, आजकल निवेशकों के पास इतनी इंफॉर्मेशन आती है, इतनी न्यूज आती है। म्यूचुअल फंड का एनएवी चाहे दिन में एक बार गिरता है व्हाट्सएप ग्रुप पे, टीवी पे, तो लोग क्या सुने क्या ना सुने जिससे कि वो लॉन्ग टर्म रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने पॉइंट रखा है। अगर मैं मीडिया के एंगल से इसका जवाब दूंगा तो मैं तो बोलूंगा कि आप हर वक्त जी बिजनेस देखते रहे, हमें सुनते रहे हम हर वक्त आपको अपडेटेड रखते हैं। लेकिन पॉइंट ये कि आप अगर इन्वेस्टर हैं तो आपको न्यूज कम चाहिए, आपको रिसर्च ज्यादा चाहिए। और अगर आप ट्रेडर हैं तो आपके लिए रिसर्च कम काम की है, न्यूज ज्यादा काम की है। पॉइंट ये है कि मालूम है क्या राधिका जी, क्या होता है, हम लोग मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं, मार्केट को पढ़ने की कोशिश करते हैं, उसका डायरेक्शन जानने समझने की और लेवल समझने की कोशिश करते हैं। अगर उसको छोड़कर दूसरा काम करें, वो है इंट्रोस्पेक्शन। अपने आप को समझने की कोशिश कर लें कि मैं क्या हूं, मैं 2020 प्लेयर हूं, वनडे प्लेयर हूं, या टेस्ट मैच प्लेयर हूं। अगर मैं टेस्ट मैच प्लेयर हूं, चेतेश्वर पुजारा, और मुझे 2020 में खिला दिया तो मेरा भी नुकसान होगा, टीम का भी होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर आपकी थॉट प्रोसेस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के तौर पर है और आप दिन के लिए कोई ट्रेड ले रहे हैं, तो आपसे संभलेगा नहीं, फिर आपसे हो नहीं पाएगा। और दूसरी तरफ एक 2020 प्लेयर है, उसको बस आना है, 2-4 शॉट मारना लगे तो ठीक, नहीं तो बाउंड्री पे कैच आउट हो गए तो हो गए भाई, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, करेक्ट।
दैट इज 2020 प्ले। अगर आपको वैसा करना है तो आप इन्वेस्टर कभी बन नहीं पाएंगे। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ट्रेडर भी अच्छे होते हैं, इन्वेस्टर भी कम होते हैं। जैसे कि बहुत कम लोग कोहली और धोनी होते हैं, राइट? प्लेयर्स तो 11 होते हैं टीम में। सो आप अपने आप को पहचानो कि मैं किस तरह का आदमी हूं, मैं क्या कर सकता हूं, बजाय इसके कि मार्केट क्या करेगा। और जिस दिन ये समझ में आ गया कि मेरा टेम्परामेंट ये है, आई एम श्योर उस दिन आपके लिए मार्केट बहुत बहुत आसान हो जाएगा। ये करने की सबसे ज्यादा जरूरत। मैं इस सवाल को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहती हूँ, क्योंकि आपने बहुत बड़ी बात कही। हम कहते हैं कि पर्सनल फाइनेंस में जो पर्सनल शब्द है वो फाइनेंस से पहले आता है, और हर आदमी के लिए फाइनेंस में एक अलग आंसर होता है जो आपके लिए सही है, शायद मेरे लिए सही नहीं है। खुद को पहचानने के लिए जिस बात की आपने जिक्र किया है, आपकी कोई सलाह है लोगों के लिए कि वो खुद को कैसे समझें, पहचाने कि मैं इस तरह का इन्वेस्टर हूँ, मेरे ये गोल्स हैं, मेरे लिए ये सही है? क्योंकि ये कंपैरिजन का भी जमाना है, ये सोशल मीडिया का जमाना है कि इंस्टाग्राम पे इसने ये लिया, इसने वो किया। तो धोनी है ना, पहले विकेट कीपर बनने के पहले फुटबॉल के गोलकीपर थे। हाँ, ठीक है। और अगर वो फुटबॉल खेलते रहते तो कोई नहीं जानता धोनी कौन है, क्योंकि इंडिया में फुटबॉल चलता ही नहीं उतना। हम फुटबॉल में मतलब कहीं गिनती में नहीं आते हैं दुनिया के मुकाबले में, करेक्ट? आज धोनी बने तो दुनिया के बेस्ट क्रिकेटर्स में उनका शुमार होता है, राइट? सो आपका टेम्परामेंट क्या है, आप इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर हैं, वो करने से पता चलेगा, है ना? ऐसे पता नहीं चलेगा। मतलब जब मैंने स्विमिंग सीखी ना, या मैंने साइकिलिंग सीखी, तो मुझे जो सिखाने वाले भैया थे उन्होंने बोला, देख कुछ नहीं करना है तुझे, ऐसे पानी में उतरना है, ऐसे ऐसे हाथ चला, या साइकिल ऐसे थोड़ी सी रनिंग में आ जाएगी, चढ़ जाना, चल जाएगी। इतना इजी है ना ऐसा सुनने में, लेकिन कौन ऐसा आदमी जिसने पहली बार बिना गिरे साइकिल चला ली, राइट? और हमारे जमाने में 3 पहिए वाली तो होती नहीं थी कि साइड में अपने को सपोर्ट मिल जाए, गिरना ही पड़ता था। स्विमिंग में कितनी बार ऐसा लगेगा अब तो गए, लेकिन कोई कोई आपको पीछे बचा लेता है। वैसा ही ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में भी आप थोड़ा करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या शॉर्ट टर्म मूव से आप विचलित हो जाते हैं तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं है, ट्रेडर है। लेकिन आपको रोज रोज वाला छोटा मोटा ऊपर नीचे होने से फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है, मुझे यार साल का 20% बनाना बहुत है, मेरा जैसे 3 गुना 4 गुना बन गया ना टैक्स फ्री, ठीक है, पोस्ट टैक्स रिटर्न मेरा 3 गुना आ रहा है, 2 गुना आ रहा है, मोर देन हैप्पी। तो आप इन्वेस्टर हैं। फिर आपके लिए जिसको रीजनेबल रिटर्न और लॉन्ग टर्म की थॉट प्रोसेस है, मैं बता रहा हूँ इस मार्केट से अच्छा कुछ है ही। आप इतना कमा सकते हो आप सोच भी नहीं सकते, करेक्ट? लेकिन जिनके शॉर्ट टर्म व्यूज है, जिनके ट्रेडिंग, और मैं फिर कहता हूँ ट्रेडिंग कोई गलत बात नहीं है, ये अपने आप में एक प्रोफेशन है, फुल टाइम प्रोफेशन है, पार्ट टाइम नहीं। ये पार्ट टाइम वाला काम नहीं है, पार्ट टाइम काम नहीं है। आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए, अपडेटेड होने चाहिए, टेक्निकल्स होने चाहिए, फंडामेंटल्स की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, डेरिवेटिव्स भी समझें, इंफॉर्मेशन आपके पास टाइमली सब जगह से आती रहे, क्या कुछ चल रहा है देश दुनिया में, ये सब पता होना चाहिए। तब आप फुल टाइम जॉब लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, उसमें भी पैसा बनता है। बट आप जो करें पूरे तन मन धन के साथ करें और सोच समझ के मुझे अच्छे से करना है। सो ये करने से पता चलेगा कि आप एक ट्रेडर बनना चाहते हैं या इन्वेस्टर। अनिल जी, अब एक जो ट्रेंड, और आपने भी इसका जिक्र किया था कि पिछले 1-1.5 साल में बहुत नए निवेशक आए हैं, मिलेनियल्स आए हैं इस मार्केट में, डीमैट अकाउंट्स बहुत बड़े हैं, हमारे म्यूचुअल फंड फोलियोज बहुत बड़े हैं। एक बात तो खुशी की भी है, बहुत खुश हैं हम लोग, एक बात थोड़ी चिंता की भी है। तो आप इस ट्रेंड को एक तो कैसे देखते हैं, और दूसरा, जैसे कि आपने कहा ये सारे लोग हैं, मैंने कहती हूँ चिल्ड्रन ऑफ अ बुल मार्केट, इन्होंने कभी बुरे वक्त का वो देखा नहीं है, तो आप इनको क्या सलाह देते हैं, और आप इनको देखते कैसे हैं और सलाह कैसे देते हैं? देखिए, फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली खराब मार्केट में आप कितना ही बोले, चिल्ला चिल्ला के बोले, लोग नहीं आएंगे। ये मजबूरी आपकी भी है, हमारी भी है, बिल्कुल करेक्ट? मैं आप राधिका जी, आप है ना 23 मार्च 2020 उस दिन का मेरा ट्विटर हैंडल उठा के देखिए, और बहुत स्ट्रांगली उस दिन मैंने बोला कि आज मैं मेरा 30 से 40% कैश डाल रहा हूँ म्यूचुअल फंड्स में, और आज तक मेरा 80% इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। 20% मैंने इसलिए रखा है, अगर 7,200 आया, 7,000 आया तो वहां पर सारा खत्म कर दूंगा। वो आया नहीं, ये मैंने स्ट्रांगली ऑन एयर बोला है शो के दौरान, लेकिन मुझे नहीं पता कितने लोगों ने फॉलो किया होगा, करेक्ट? क्योंकि उस समय माहौल ऐसा है ना कि अच्छा किसी को सुनना नहीं है। इस समय माहौल ऐसा है कि खराब किसी को सुनना नहीं है। आप फंड लॉन्च करके देख लीजिए 7,500 पर, आएंगे नहीं, मतलब 75 इन्वेस्टर्स आपको नहीं मिलेंगे, और आप 18,000 पे करिए, 18,000 इन्वेस्टर आ जाएंगे आपके लिए, लाइन लगा कर आएंगे, अरे वाह नया आइडिया है। सो ये इस मार्केट की प्रॉब्लम है। और आप में क्या,
हमारी पुरानी जनरेशन भी उसे ठीक नहीं कर पाई और हमें भी कोई गलतफहमी नहीं कि हम कर लेंगे, ये ऐसे ही चलेगा। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ ये करना है, जो आ गए हैं वो जाएगा, उन्हें कैसे बचा कर रखना है। क्यों नहीं जाए, इसलिए नहीं कि हमें उनकी जरूरत है, इसलिए कि अगर एक डिससेटिस्फाइड इन्वेस्टर जाएगा, वो 10 को कहेगा ये बेकार जगह है, यहाँ पैसा नहीं बनता, जबकि पैसा यहीं बनता है। आपकी एंट्री एग्जिट गलत हो सकती है, इसलिए शायद पैसा ना बने। और सेम चीज मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ, और आप बिलीव नहीं करेंगे, आज मेरे इतने सारे ट्विटर पर फ्रेंड्स हैं, फॉलोअर्स हैं, एक दिन मार्केट गिरता है तो अचानक से मतलब मैसेज आने लगते हैं, ये हो गया, वो हो गया, टॉप बन गया, ऐसा हो गया, आपने ये दिलवा दिया, आपने वो दिलवा दिया, आपके इस एक्सपर्ट ने ये रिकमेंड किया। फेयर इनफ, हर एक को अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने की आजादी है, और हम भी ट्विटर पे हैं तो सुनाने के लिए भी है, तो सुनना भी पड़ता है। और जैसे अगर मार्केट बढ़ा और आज कोई हमने स्टॉक बोल दिया, स्टॉक 20% ऊपर, अनिल जी आप तो भगवान है, आप तो तेंदुलकर हैं, आप तो अमिताभ बच्चन हैं, सब कुछ मतलब जो जो बोल सकते हैं सब बोल, कोई कुछ नहीं है। न तो हम जिस दिन अच्छा कॉल देते हैं उस दिन हम कोई अमिताभ बच्चन या तेंदुलकर हैं, नहीं जिस दिन हमारा कॉल खराब जाता है तो हम बहुत ही घटिया हो जाते हैं। ऐसा है, ये मार्केट की माया है। मार्केट अच्छा है तो गधे भी पहलवान है, और मार्केट खराब है तो पहलवान भी कुछ नहीं कर सकते। सो कई बार कई सारी चीजें मार्केट की वजह से होती है। जो मिलेनियल्स हैं, जो पिछले 1.5 साल में लोग आए हैं, मैं आपको एक ही फॉर्मूला देता हूँ, आया है इस मार्केट से जो कुछ पिछले साल 1.5 साल में या जब से आप एंट्री हुए, पहली चीज तो आप ये मान के चलिए कि 40% तो वापस आपका जाएगा। वो नहीं जो सरकार टैक्स के तौर पर ले रही, वो नहीं, जितना आपने कमाया उससे मार्केट वापस लेगा आपके, वो ट्यूशन फी है। अगर आपने मार्केट से जो कमाया और वो 60% भी आपने बचा लिया तो आप बहुत अच्छे इन्वेस्टर या ट्रेडर हैं। बहुत बड़ी बात है, पहली चीज है। दूसरी चीज, अगर उससे ज्यादा आप नुकसान करते तो आप वाकई में ना, आपको कुछ सीखने की जरूरत है। ये मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि आपने 1.5 साल इस मार्केट को दिया और 1.5 साल बाद ना आपने पैसा कमाया और ना एक्सपीरियंस लिया हो। या तो अनुभव कमाइए या पैसा कमाइए, कुछ तो सीखिए। सो माय पॉइंट इज, जो मिलेनियल्स है जो पिछले साल 1.5 साल में आए मार्केट में, आप ये मान के चलिए कि सारा का सारा पैसा कमाया आपके पास नहीं रहेगा, इसमें से 30-40% तो वापस जाएगा ही जाएगा, ये मान के चलिए। अगर आप उतने पर भी बच जाते हैं तो आप खुश होइए, बिल्कुल भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आप पूरा ही कमाया हुआ वापस दे दें और ऊपर से अपने घर का पैसा लगा दें, तो फिर इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है, कहाँ गलती हुई है। और ये होगा, आपके पहले जनरेशंस में भी हुआ है, जिनको देख के आप मार्केट में उतरे उनके साथ भी हुआ है ना। हमने भी एक जमाने में पैसा तोड़ा है और उसके बाद सीखे। ऐसा नहीं कि हमको कोई वो अभिमन्यु की तरह अंदर से सीख के ही आए थे, यहीं आके सीखा है। ठीक है, सेम सिचुएशन आपके साथ में, लेकिन और ये इस बार होगा, बहुत लोगों के साथ होगा, जब करेक्शन आएगा तो लोगों को, क्योंकि अभी तक तो आदत ही नहीं ना, ये तो पहली बार ऐसा हुआ है कि 4 दिन तक मार्केट हमने नेगेटिव देखा है पिछले 14 महीनों में, 18 महीनों में। नहीं तो कभी 1-1.5 घंटे से ज्यादा का करेक्शन तो होता ही नहीं, बहुत हो गया तो 1 दिन का 1.5 दिन का करेक्शन, मतलब वो जैसे आते हैं ना 1.5 दिन के गणपति और विसर्जित हो जाते हैं, वैसे करेक्शन 1.5 दिन का आता है, फिर विसर्जन, वैसा हाल है। सो करेक्शन ही हमने पहली बार देखा है कि वाकई में क्या होगा, बट होगा। नए इन्वेस्टर्स को यही मेरी राय है कि आपको एक ही चीज करनी चाहिए, अगर आप ट्रेडर हैं, आपकी ट्रेडिंग पोजीशन डिसिप्लिन में रहनी चाहिए। जितना मार्केट ऊपर जाता रहे उतनी आप पोजीशन को कम करिए, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस फॉलो करिए, उतना ही खाइए जितना पचा सकते हैं, बल्कि मेरे साथ मेरी सुनेंगे तो जितना पचा सकते हैं उससे कम खाइए, ताकि जरूरत हो तो और खाने के लिए आपके पास, पता चला सब कुछ खा लिया, गुलाब जामुन आ गया तो जगह भी नहीं है। कोई आपका फेवरेट स्टॉक किसी दिन अचानक से 50% गिर गया हो तो आपके पास जगह होनी चाहिए। सो बस उतना कर लेंगे तो आप जीत जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे कुछ सलाहें हैं, टिप्स हैं जो आप नए निवेशकों को देना चाहते हैं? आपने देखा होगा लोग निवेश करते हैं, गलतियां करते हैं, मिस्टेक्स होती हैं, जिससे कि वो ट्रैप ना हो। Any tips that you would give new investors to not get trapped in this market? सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ी सलाह और सबसे बड़ी गलती जो आमतौर पर लोग करते हैं, पैसा बनाना बहुत आसान है इस मार्केट में। और मैं ये कहता हूं कि जिसने ये सोचा कि पैसा बनाना बहुत आसान है वही गलती करेगा और वही नुकसान होता है। जितना आसान इस मार्केट में पैसा बनाना दिखता है उतना आसान है नहीं, और जितना मुश्किल आपको लगता है पैसा बनाना उतना मुश्किल भी है नहीं। ये ठीक उसी तरह से है कि आपके आधार कार्ड पर आपकी जो फोटो दिखती है, आप उतने बुरे नहीं होते हैं वाकई में। और सर कुछ लोगों की फोटो अच्छी भी दिखती है आप लोगों जैसे।
और आपके फेसबुक के डीपी पर जो आपके फोटो भी रहते हैं। ऐसे ही हाल ये मार्केट का भी है कि आप उतने खराब नहीं है, मार्केट उतना खराब नहीं जितना आपको लगता है और उतना अच्छा भी नहीं जितना आपको लगता है। ये ठीक उसी तरह से एक एग्जांपल और देता हूँ, कोई भी आदमी उतना बुरा नहीं होता है जितनी उसकी वाइफ समझती है। तो वैसा है, तो वो पर्सपेक्टिव आपका अलग है। सो अगर आपका पर्सपेक्टिव है कि मार्केट बहुत ही इजी है, बड़ा आसान है, बड़ा पैसा कमाना कोई क्या ये चुटकी में आज लो कल बिकता है, सुबह 9:15 बजे लो 3:30 बजे बिकता है, आज लिया कल बिकता है, इस हफ्ते लो अगले हफ्ते बिकता है। वो नहीं रहने वाला है। अगर वैसा होता तो आज मैं और राधिका जी नौकरी नहीं कर रहे होते। बिल्कुल बिल्कुल 100% हम भी फिर ऐसे चुटिया बजा बजा के आराम से वो किसी न किसी दिन आपसे लेके जाएगा। वो जो दिन लेके जाने वाला होगा उस दिन आपको बचा के रखना। तो सबसे एक ही सलाह है और एक ही गलती है, एरोगेंस। पैसा बनाना आसान नहीं है। अच्छा, पैसा बनाना आसान मान भी लिया, चलो कि अब तक का आपका 1.5 साल का एक्सपीरियंस है कि आसानी से बनाया, तो फिर दूसरी सुन लीजिए, पैसा बचाना आसान नहीं है। अगर बना लिया तो बचाना उससे ज्यादा मुश्किल है। पहले तो बनाना मुश्किल है, बना लिया तो बचाना मुश्किल है। इसलिए मुझे एक चीज बताएं, आप ट्रेडिंग कर रहे हैं कि भाई चलिए मैं लॉकडाउन में बैठा हूँ घर पे, अब कुछ काम नहीं है, जॉब छूट गए, और अब तो लोगों के वापस जॉब से, लेकिन आते बैठ गया, अरे यार ये बढ़िया बिजनेस है, 8 बजे बैठो, अनिल जी को सुन लो, पता चल जाता है क्या हो रहा है मार्केट में, 3:30 बजे तक फ्री सारा, उसके बाद आधा दिन ओ लाइफ एकदम कूल है, सेट है, 10 बजे तक मजे करो, सुबह वापस बैठ जाएंगे। वो काम करने वाले हैं ना, सब बताएंगे रात भर में क्या हुआ क्या नहीं, डाउ में क्या हुआ, ये क्या हुआ, आधे घंटे में हम भी समझदार, करेक्ट, वो ये कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। प्रॉब्लम क्या है, अगर इतना आसान है पैसा बनाना तो फिर हर आदमी यही काम कर लेता। और क्या करते हैं आप, आज लेंगे हम HDFC बैंक 2000 में लेंगे, चलो 2000 में लिया, 2020 में डाल दीजिए 10% ऊपर, 2% ऊपर, 2020 में डाल दिया, 2004 दिन का आपने 2% 3% रिटर्न बना लिया, 5% बना लिया। ये अब मुझे बताइए कौन से बिजनेस में दिन का 2% बनता है, यानी साल का 700%। वो बैंक वाला बेवकूफ है जो आपको सिर्फ 5% दे रहे हैं साल का FD में, या वो सारे लोग बेवकूफ हैं जो FD में 5% में 6% में लगा रहे हैं। अनिल जी, वो कंपनियां जो 20% मार्जिन कमाती हैं, पेट्रोलियम कंपनियां, फाइनेंस कंपनियां, कंज्यूमर कंपनियां, जो हम 700%, तो हमारा प्रॉफिट, मैं भी कंपनी चलाती हूँ, आप मीडिया कंपनी चलाते हैं। Absolutely. हमारी सैलरी नहीं बढ़ती भाई 10% साल में तो उससे ज्यादा इन्फ्लेशन को बीट कर पाए तो बड़ा मुश्किल काम है। हाँ, बड़ा करेक्ट, डबल डिजिट रिटर्न इंक्रीमेंट हो जाए तो हमें लगता है कि साल अच्छा था। हाँ बहुत अच्छा था। इजी, इतना इजी नहीं कि दिन का 2% बना लिया, साल का 500 800 700% बना लिया। इतना इजी होता तो हर आदमी यही काम कर लेता। किसी इंडस्ट्रीज को फिर इंडस्ट्री डालने की जरूरत क्यों है, किसी को IT कंपनी खड़ी करने की जरूरत क्या है, किसी को बैंक बनाने की जरूरत क्या है, क्यों? ये जिन लोगों ने इतने बड़े बैंक बनाए, इतनी बड़ी कंपनियां बनाई, क्या वो हमसे ज्यादा समझदार नहीं है? 100% है। क्या वो हमसे ज्यादा पैसे वाले नहीं है? 100% है। तो फिर वो क्यों नहीं कर लेते जो काम जो आप कर रहे हैं? सो इट्स नॉट इजी टू मेक मनी लाइक दिस। आपको ये रियलाइज करना पड़ेगा। खुद समझ लें तो अच्छी बात है, नहीं तो किसी दिन मार्केट तो समझ ही लेगा, उसका काम है, समझाता ही है। नहीं, लेकिन आपने ये ट्यूशन फीस का जिक्र बहुत अच्छा किया। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी 80 साल की नानी है, तो उन्होंने मुझे मैसेज किया कि मेरे पास 2 लाख रुपए हैं, मुझे उनके 5 लाख करने हैं। अब उनको मार्केट का कुछ पता नहीं है। मैंने कहा नानी कितने टाइम में करने हैं? तो उन्होंने कहा मैक्सिमम 6 महीने से 9 महीने। तो तरकीब बता। मैंने कहा भाई मुझे तो पता नहीं है। कहती है तेरा फाइनेंस में होने का क्या फायदा, तुझे पता नहीं है, ये तो मार्केट में हो जाएगा। तो आई थिंक इस टाइम पे एक्सपेक्टेशंस अच्छी रखना। मेरे पास आते हैं ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं हर पब्लिक गैदरिंग में कि 6 महीने में डबल वाला बता दो। मैंने कहा मुझसे ले जाओ, मेरा साल में डबल कर देना। मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत कम है। अब आप मुझे साल में, अरे आप तो बताना नहीं चाहते इसलिए बोल रहे हैं। मैंने कहा आप यही समझ लो, यही समझ लो। सी इट्स नॉट, मैं बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ, अगर इस साल रिटर्न बने हैं, साल 1.5 साल में पैसे कमाए, तो कोई हमारी कलाकारी नहीं है। बहुत फ्रेंकली ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे बहुत ज्यादा आपसे जान आता है। मार्केट ही है ऐसा। मार्केट जिस दिन नहीं चलता है तो हमारी सारी होशियारी धरी की धरी रह जाती है। इतने हमारे एनालिसिस कहीं काम नहीं आते। सो मार्केट इज सुप्रीम, मार्केट इज गॉड एंड एवरीवन इज बिहाइंड द मार्केट। वही वाली चीज है।
अनिल जी, मैं थोड़ा इंडिया से हटकर बाहर निवेश करने की बारे में बात करना चाहती हूँ। क्या हो गया है कि हम लोग बाहर के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, एप्पल, टेस्ला, गूगल, वी आर फेमिलियर विद दीज कंपनीज। हम जैसे इंटरनेशनल फंड्स जाते हैं, करते हैं, तो यूएस, चाइना में लोगों को बाहर निवेश करने का शौक हो गया है, इन कंपनीज को जानते हैं। इस ट्रेंड को आप कैसे देखते हैं कि लोग बाहर के देशों में निवेश कर रहे हैं, बाहर के स्टॉक्स में निवेश कर रहे हैं? आप इसे कैसे देखते हैं? बहुत ही अच्छा है। हम्म। सी, मतलब अगर आप मुझे पूछो मुझे जिंदगी में क्या चाहिए, हम्म। मैं ये कहूंगा दुनिया में जो सबसे बेस्ट है वो सब मुझे मिले। हम्म। करेक्ट, यही मेरी ख्वाहिश हो सकती है अल्टीमेटली। हाँ। करेक्ट। सो दुनिया में जो भी बेस्ट है वो मेरे पास होना चाहिए। तो अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं तो दुनिया में जो बेस्ट स्टॉक है वो मैं क्यों ना खरीदूं। बिल्कुल। अब बेस्ट आपकी नजर में कुछ अलग हो सकता है, मेरी नजर में कुछ अलग हो सकता है। देखिए, आज लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि हमें क्यों नेटफ्लिक्स, अमेज़न या फिर गूगल या कुछ टेस्ला खरीदना चाहिए, या हमें क्या जरूरत है, हमारे पास इतने स्टॉक है। करेक्ट। हम्म। एक जनरेशन पहले कौन सा यहाँ के स्टॉक खरीदने के बारे में समझ में आता था? हाँ, बराबर है। तब भी तो बिल्कुल। कोई नहीं सोच सकता कि यहाँ हमारा तो प्रॉपर्टी ठीक है भाई, प्रॉपर्टी इतना हो गया, हमारा गोल्ड पोस्ट ठीक है, ऑफिस। आज से गोल्ड ही काम में आया है। सो वो जमाने में गोल्ड सही था, वो जमाने में हाँ। प्रॉपर्टी सही थी, क्योंकि उस समय आपके पास फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स होते नहीं थे। या फिर आप बैंक एफडी में इसलिए डाल देते कि बैंक एफडी में 15% ब्याज मिलता था, 18% ब्याज मैंने देखा है, 20-20% के ब्याज मैंने देखे हैं बैंक एफडी में उस वक्त आते हुए। वो जमाना था। वक्त के साथ हमें बदलना पड़ेगा। और अब हम म्यूचुअल फंड इतनी बढ़िया, वेल रेगुलेटेड, ट्रांसपेरेंट और इतनी स्किल्ड इंडस्ट्री है म्यूचुअल फंड की, जिसका कोई मुकाबला नहीं है। एंड आई एम वन ऑफ द मोस्ट हैप्पी इन्वेस्टर ऑफ म्यूचुअल फंड। और मैं बताना भी चाहता हूँ आपके माध्यम से आपके दर्शकों को हाँ। कि मैं खुद स्टॉक मार्केट में रहते हुए डायरेक्टली स्टॉक्स नहीं खरीदता बेचता, मेरे सारे इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड के थ्रू होते हैं, ये सारे क्यों है? इन्वेस्टमेंट। ये आप जरूर बताइए। इसके दो रीजन है। एक, पहला रीजन तो ये कि मैं मानता हूँ कोई राधिका गुप्ता, कोई नीलेश शाह, कोई नवनीत मुनोफ, कोई बाला सर, कोई नरेंद्र सर, ये सारे मुझसे ज्यादा समझदार हैं इन्वेस्टमेंट के मामले में। और अगर ये 1.5-2-2.5% की फीस लेकर दिन रात मेरे लिए काम कर रहे हैं, मैं इतने अच्छे टैलेंट को मैं अपने लिए हायर कर रहा हूँ, मैं इसको ऐसे देखता हूँ, जो मेरे पोर्टफोलियो पे काम कर रहे हैं, मेरे पैसे पे काम कर रहे हैं, तो मुझे क्यों दिमाग लगाना है? मैं अपना काम करूँ ना जो मुझे अच्छे से आता है। मैं शो करूंगा, मैं एंकरिंग करूंगा, राइट, मैं वो करूंगा जो मुझे ज्यादा अच्छा आता है। मुझे 2% फीस देना जमता है, और वो जो आउट परफॉर्मेंस आती है वो अल्टीमेट है। अब वो कई बार क्या होता है कि मतलब मैं यहाँ से सूरत जा रहा हूँ बाय रोड, मुझे लगता है मैं रैश ड्राइविंग करूंगा, इधर से निकालूंगा, उधर से निकालूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, मैं पहले पहुंचूंगा। और अल्टीमेटली होता है आप किसी 2-3 गाड़ी को ओवरटेक करके पहुंचते हैं, जहाँ टोल नाके पे पहुंचते हैं तो पता चलता है वही गाड़ी आपके जस्ट पीछे आके खड़ी हुई है। वो हार्डली 3 मिनट आप ज्यादा कर लेते हैं, लेकिन अल्टीमेटली कोई फर्क नहीं होता। सिमिलरली बहुत लोग उछल कूद करते हैं, मैं करूंगा, ये करूंगा, फंड में से करके देख लीजिए। मैं आपको कह रहा हूँ म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स को बीट कर पाना बहुत मुश्किल काम है ऑन सस्टेनेबल बेसिस। कभी कभार आपके पास हो सकता है कुछ अच्छे स्टॉक आ जाए आपका करने में, तो थोड़ा पैसा रख लीजिए उसमें, कोई इशू नहीं है। आपके पास 100 रुपए हैं, आपको लगता है 20 रुपए मैं अपने हिसाब से डालूंगा, डाल लीजिए। 80 रुपए तो आप प्रोफेशनल को दीजिए, है ना, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको ये सोचना है कि आपका पॉइंट क्या है, आपका टारगेट क्या है, बहुत ज्यादा पैसा कमाना है या सेफ्टी रखना। अगर आपका बहुत ज्यादा पैसा ही कमाने का टारगेट है, खुद करिए, लेकिन आपको सेफ्टी चाहिए तो वो म्यूचुअल फंड में मिलेगी। कई सारे स्टॉक जो निफ्टी में होते थे, सेंसेक्स में होते थे, जब बाहर निकले आपके पोर्टफोलियो में आज भी पड़े, आप उठा के देख लीजिए, लेकिन किसी म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में आपको नहीं दिखेंगे, वो लॉस बुक कर भी टाइमली निकल जाएंगे। अगर कोई स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में आने जैसा है तो वो पहले म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में आएगा। तो एक सेफ्टी क्वेश्चन जो है वो आपको म्यूचुअल फंड में ज्यादा मिलता है। और दूसरा एक कारण और है जो वो मेरा पर्सनल है कि मैं रोज हजारों स्टॉक्स पे बात करता हूँ, मार्केट का डायरेक्शन देता हूँ। हालांकि हमें अलाउ है 6 महीने के लिए हम होल्ड कर सकते हैं, डिस्क्लोजर दे सकते हैं, लेकिन क्यों रोज की मगजमारी में पड़ना है कि मेरे पास कौन सा स्टॉक है, कौन सा, जब मैं शो करता हूँ मुझे बताना पड़े, याद रहे ना रहे, कंप्लायंस इश्यू हो। इससे बढ़िया जब मेरे से बढ़िया फंड मैनेजर्स अवेलेबल हैं, मुझसे बढ़िया काम कर रहे हैं, और मैं अपना टाइम उधर क्यों वेस्ट करूं। और ये भी आपने बात कही कि टाइम, जिंदगी में बहुत सारी चीजें हैं, घर है, प्रोफेशन है, तो कभी कभी हम अपना, एंड व्हाट पीपल पोस्ट ऑन सोशल मीडिया दीज डेज कि मैंने इस स्टॉक में 3-4 पैसे बना लिए 3-4 स्टॉक्स में, दे डोंट पोस्ट कि किस स्टॉक में कितना नुकसान हुआ है। ये कोई नहीं पोस्ट करता है। मैं भी नहीं बोलता। कौन बोलता है? हर एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे बहुत सारी अनसक्सेसफुल स्टोरीज होती है, तब जाके सक्सेसफुल बनते हैं। वो ठीक भी है। सी,
पॉइंट सिंपल है, आपको मार्केट में हम्बल रहना आना चाहिए। मुझे बिल्कुल। कई बार लोग आते हैं, कई बार ट्वीट करते हैं सुबह, सर आज मार्केट ये हो जाएगा, फिर दूसरे दिन वो फिर शाम को देखा मैंने बोला था, देखा मैंने आपको क्या कहा, मैं बोला अच्छा कल का और परसों का भी बता दो। हाँ, सुपर। हाँ, मैं एक सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूँ। HDFC लिमिटेड देश की बड़ी प्रेस्टिजियस कंपनी है। हाँ, दीपक पारेख साहब है, उन्होंने ये कंपनी बनाई है। हाँ, आज दीपक पारेख साहब को आप पूछें कि अगले क्वार्टर की आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, हाँ, बता देंगे आपको ये रहने वाली है। साल हाँ, भर की कैसी रहेगी, ब्रॉडली ये रहेगी। शायद 3 साल बता 5 देंगे। साल का क्या व्यू है, वो आपको ब्रॉडली बता देंगे कि इस तरह की ग्रोथ आएगी, ऐसी होगी, इस क्वार्टर में इतना प्रॉफिट आ सकता है, साल भर में इतना आ सकता है। एक छोटा सा सवाल उनसे पूछ के देखिए, वो तो कंपनी 30 सालों से 40 सालों से चला रहे हैं। सर हाँ, आज आपका स्टॉक HDFC लिमिटेड कहाँ बंद होगा 3:30 बजे? एक हफ्ते बाद आपके शेयर का भाव क्या होगा, साल भर भाव बता पाएंगे? जवाब हम्म, ना है। तो जिस आदमी ने अपने खून पसीने से इस कंपनी को बनाया है, पैसा भी लगाया है, दिमाग लगाया है, उस कंपनी के साथ वो जिए हैं, अगर वो नहीं बता सकते कि आज इसका भाव क्या होगा, तो आप और मैं कौन है, राइट? लेकिन एक चीज बता सकते हैं और एक चीज जान सकते हैं हम। आप 10 साल का एक चार्ट निकालिए, ट्रेंड निकालिए। हाँ, 10 साल में HDFC लिमिटेड ने कितना कितना कब कब प्रॉफिट किया है, हाँ, और वही चार्ट आप स्टॉक प्राइस का निकालिए। हो सकता है बीच बीच में थोड़ा आपको कोरिलेशन ना मिले, कभी प्रॉफिट लेकिन ज्यादा हो लॉन्ग जाए, टर्म में कभी भाव, मिलेगा। हाँ, लेकिन 10 साल का आप देखेंगे तो डायरेक्शन सेम मिलेगा। बिल्कुल। सो इन लॉन्ग टर्म कंपनी अगर परफॉर्म कर रही है, पैसा बना रही है, तो आपकी स्टॉक प्राइस आज नहीं तो कल चलेगी। बस वही आपको करना है, सिंपल है। और आपकी एक ये भी बात है कि आप शेयर नहीं होल्ड करते, आप बिजनेस होल्ड करते हैं और आप बिजनेस पे एब्सोल्युटली, फोकस करें। एब्सोल्युटली। ये बहुत जरूरी बात है आपकी। ना ना, सिंपल है। अगर आज मुझे, मेरे पास दीपक पारेख जितने पैसे हों, हाँ, तो क्या मैं एक HDFC लिमिटेड जैसी कंपनी चालू करना चाहूंगा क्या? ये सवाल पूछिए अपने आप से। तो हाँ, अपने आप आपको वो फील आएगा कि मैं बिजनेस पार्टनर हूँ। नहीं तो होता है कि आप एक पर्टिकुलर प्राइस खरीद रहे हैं और एक पर्टिकुलर प्राइस को बेचने की सोच रहे हैं भाई। और जनरली जब आप पार्टनरशिप करते हैं तो ये सोच थोड़ी, जिस दिन आप पार्टनरशिप डीड साइन करते हैं, यानी कि जिस दिन शेयर खरीदते हैं, वो पार्टनरशिप डीड साइन करने जैसा हुआ, करेक्ट? उस दिन आप ये डिसाइड करते हैं चलो आज हम पार्टनरशिप करते हैं इस बिजनेस को, ठीक 1 साल बाद लॉन्ग टर्म हो जाएगा, हम पार्टनरशिप डिसॉल्व कर देंगे। नहीं ना, आप पार्टनरशिप करते हैं, कंपनी बनाते हैं कि आप नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर कर पाए। मेरे बच्चे भी इस बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे, तुम्हारे बच्चे भी बिल्कुल। आएंगे, वो मिलकर और आगे। वो थॉट प्रोसेस शेयर के साथ है क्या? अगर वही थॉट प्रोसेस आपके शेयर के साथ है कि नहीं मैं मेरे लिए नहीं खरीदा, मेरे बच्चों के लिए खरीद रहा हूं, आप देखिए पैसा कितना बनेगा, आप सोच नहीं सकते उतना बनेगा। मेरे फादर इन लॉ के फादर ने इनफैक्ट HDFC लिमिटेड एनर्जी IPO में लिया था और वो मेरे हस्बैंड को इनहेरिटेंस में मिला। ये कमाल की बात है। तो अभी मैंने आपका कहीं, आई वांट टू, हमारे एडवाइस में हम कहते हैं कि निवेशकों के लिए एडवाइस बहुत जरूरी है। राइट। आपका क्या ओपिनियन है कि एडवाइजर क्या रोल प्ले कर सकता है निवेशक की जिंदगी में, निवेशक के सफर में? और मैंने आपकी कुछ बातें सुनी है इस पे, तो आई थॉट कि आप इस पे भी थोड़ा ही गौर फरमाएं। मुझे कौन सा एडवाइस की जरूरत है, मैं तो पूरी दुनिया को एडवाइस करता हूँ, सुबह शाम करता हूँ, दिन रात करता हूँ, हाँ, बराबर है ना? हाँ, सारे लोग मुझसे लेते हैं, मुझे किसकी एडवाइस चाहिए? ये आप लोग ये सोचते होंगे, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, मैंने भी म्यूचुअल फंड के 2 एडवाइजर रखे हैं। अरे वाह। मैं ये एडवाइस लेता बताइए हूँ, क्यों? मैं एडवाइस क्यों? लेता हूँ, क्यों? और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये सबको समझनी चाहिए। हाँ, देखिए एक चीज अच्छे से समझ लीजिए, किसी भी समझदार आदमी की एडवाइस फालतू नहीं होती। हम कई बार कहते हैं ना कि अब किसी आप डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो भरोसा रखिए, वो आपका ट्रीटमेंट अच्छा करेगा। हो सकता है 1000 में से कोई एक आध डॉक्टर ऐसा हो जो शायद गलत हो, हर प्रोफेशन में खराब लोग होते हैं, किसी में हो सकता है। आप एक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर ढूंढ लें। कई बार क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल देखिए मैं आपको सिंपल सी चीज बताता हूँ, समझिए म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में कुछ भी हो रहा है, और मैं तो डायरेक्टली स्टॉक्स में डालता नहीं, म्यूचुअल फंड में डालता हूँ। अब हाँ, किस म्यूचुअल फंड में क्या चेंजेस हो रहे हैं, म्यूचुअल फंड के रूल्स रेगुलेशन क्या बदल रहे हैं, मिड कैप माइक्रो कैप के कॉम्पोजिशन क्या बदल रहे हैं, इसका क्या इम्पैक्ट होगा। अचानक से पता चला कि कुछ कंपनियां डिफॉल्ट होने की सिचुएशन में, वो पेपर किस किस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में है, ये अगर मेरे जैसा आदमी एनालाइज नहीं कर सकता, हाँ, और मैं इसलिए नहीं कर सकता कि मेरे में दिमाग नहीं है, हाँ, मेरे पास वो समय नहीं है, मेरे पास वो टाइम नहीं है, वो एनर्जी नहीं है। और आमतौर पर ये प्रॉब्लम स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हर फाइनेंशियल प्रोफेशनल के साथ में है कि बाकी सब गांव दुनिया के लिए समय है, अपने खुद के काम के लिए नहीं। वो हमारे सबके साथ है, क्योंकि हमारी प्रायोरिटीज अलग हो जाती है।
मेरे साथ भी आप बिल्कुल। आप फंड चला रहे हैं, आपकी प्रायोरिटी फंड पर, बिल्कुल। आपको लगता है मैं मेरे फंड का काम पहले करूं, मेरे इन्वेस्टर का काम पहले करूं, मुझे हाँ लगता है मैं मेरे व्यूअर्स के लिए पहले काम करूं, बिल्कुल। राइट? सो उस चक्कर में हम हमारा भूल जाते हैं। हाँ, तो फिर हमारा भी तो ध्यान रखने वाला, तो मैंने एक नहीं 2 म्यूचुअल फंड एडवाइजर रखे हैं, एंड आई डोंट माइंड पेइंग देम फी। कोई बात नहीं, खुशी-खुशी देता हूँ, और मैंने कभी आज तक ये नहीं बोला कि भाई इसमें से फीस में से वापस पैसा काट के मुझे दे देना, या इतना क्यों ले रहे हो। मैं सिर्फ एक चीज बोलता हूँ कि आपको एक ही चीज करनी है, आपके बजाय अगर मैं करूँ तो मेरे से बेहतर परफॉर्मेंस आपकी आनी चाहिए, और उसके लिए मैं पैसा देने को तैयार हूँ। सो म्यूचुअल फंड एडवाइजर की, फाइनेंशियल एडवाइजर की लाइफ में उतनी ही इंपॉर्टेंस है जितनी आपकी लाइफ में किसी डॉक्टर की, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट की, घर बनाते तो किसी आर्किटेक्ट की, किसी भी प्रोफेशनल सर्विसेज, किसी एडवोकेट की, लॉयर की जो आप सर्विसेज लेते हैं, ठीक वैसे ही है, बिल्कुल। तो वो होना ही चाहिए। जब आपका हार्ट में प्रॉब्लम होती है तो आप गूगल करके तो जवाब नहीं देते। अभी मैं घर बनवा रही हूँ तो आर्किटेक्ट का काम तो मैं अनिल जी खुद नहीं कर रही, किसी को पैसे दे के करवा रही हूँ। अभी हमें तो पता नहीं है कि दीवारें कैसे बनानी है, तो ये बहुत जरूरी बात है। द लास्ट क्वेश्चन आई वांट टू आस्क यू एंड देन आई हैव अ रैपिड फायर, कि आपने जिंदगी में कितने लोगों को इंटरव्यू किया होगा? आई एम वेरी जेलस, कितने बड़े बड़े पर्सनैलिटीज को इंटरव्यू किया होगा अबाउट द मार्केट। आपकी क्या बड़ी बड़ी सीख रही है इतने लोगों से बात करने से, इतने लोगों को इंटरव्यू करने से, दुनिया के सबसे, इंडिया के बहुत अच्छे अच्छे इन्वेस्टर्स, आपने क्या सीखा? एक ही चीज, हर बड़ा आदमी अगर बड़ा बना है तो उसमें एक कुछ न कुछ क्वालिटी होगी, कोई न कोई खास बात होगी। और अगर कोई बड़ा नहीं बना है तब भी उसमें कोई खास बात है, फर्क इतना है कि उसकी बाहर नहीं है, ये जिसकी बाहर आ गई वो बड़ा बन गया। जब मैं इंटरव्यू करता हूँ तो मैं एक चीज पे हमेशा फोकस करता हूँ, अनलेस कि वाकई में मुझे कोई बड़ा ग्रिलिंग सा इंटरव्यू करना हो कि किसी को बिल्कुल भाई कि आज तो इसको मैं कुछ गलत करके आया है तो मुझे इसको एक्सपोज करना है, या मुझे मतलब है ना, वो कभी कभी वो जर्नलिस्ट वाले मूड में होते हैं, वो भी करते हैं, ऐसा नहीं वो नहीं करते हैं, बट आमतौर पर जिसके लिए मुझे लोग जानते हैं, मेरी हर इंटरव्यू में कोशिश होती है कि किसी कंपनी के चेयरमैन, एमडी, मार्केट के एक्सपर्ट या किसी का भी मैं इंटरव्यू कर रहा हूं तो उसमें या उसकी कंपनी में ऐसी क्या खास बात है, उससे हम क्या सीख सकते हैं, या वो इस जगह पहुंचा है तो क्यों पहुंचा है। अगर वो चीज हमें सीखने को मिल जाए, और देखिए राधिका जी, मैं बहुत ऑनेस्टली बोलता हूँ, मुझे इस बात की कोई गलतफहमी नहीं है, आपका मेरा इंटरव्यू देख के या मेरे रोज प्रवचन सुन के टीवी पर लोग बदल जाएंगे, ऐसी दुनिया बदलने का कोई भरोसा मैं नहीं रखता। हमारा सुन के अगर 1%, 2%, 4% लोग थोड़ा बदल जाएं, थोड़ा नहीं वो भी कंप्लीटली, और एक अच्छे इन्वेस्टर बन जाएं, तो हमारा जीना सफल है, इससे ज्यादा की उम्मीद भी नहीं है। बस एक बात बताइए, आपने जो खास बात की जिक्र की है, आप कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं? नाम नहीं लेना जरूरी है अगर आप ना लेना चाहें, कि खासकर इंडियन इन्वेस्टर्स की, क्योंकि मुझे लगता है हम विदेशी इन्वेस्टर्स की, वॉरेन बफेट वगैरह की बहुत बातें करते हैं, लेकिन इंडिया में भी बहुत अच्छे इन्वेस्टर्स, बिजनेसमैन रहे हैं। कुछ खास बातें जो आपको आपकी नजरिए में आई हैं, जो आपके साथ रही हैं? एक तो मैं बहुत ऑनेस्टली कहना चाहता हूँ, नॉट बिकॉज कि आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से हैं, लेकिन हमारे म्यूचुअल फंड मैनेजर्स हाईली अंडररेटेड है, हाईली अंडररेटेड। मतलब मैं कुछ लोगों के नाम भी बोल सकता हूँ, मुझे बोलने में हर्ज नहीं है। कोई नीलेश शाह, कोई नवनीत मनोज जैसे लोग ऐसे हैं, ऐसे प्रोडक्ट बनना ही बंद हो गए दुनिया में। ये हमारा खुशनसीबी है कि हमारे पास में इस तरह के, ये दोनों ही नहीं, बहुत सारे फंड मैनेजर्स ऐसे हैं जो इतने इतने ज्यादा इन्वेस्टर्स के लिए काम कर रहे हैं, और ये अक्रॉस इंडस्ट्री में बोल रहा हूँ, मतलब एक से एक आप अक्रॉस फंड्स देखिए, मतलब हमारे म्यूचुअल फंड मैनेजर्स वर्ल्ड लेवल पर किसी से कम नहीं है, इनफैक्ट उनसे बहुत बेहतर है, और वो बहुत अंडररेटेड है। उनको जो रेस्पेक्ट, जो रिकॉग्निशन मिलना चाहिए नहीं मिला। क्योंकि क्या होता है, प्रॉब्लम क्या है ना, एक तो आप रेगुलेटेड बहुत हैं, बहुत राइट, बहुत। जो आदमी आकर थोड़ी सेंसेक्स लाख हो जाएगा, निफ्टी 50,000 हो जाएगा, ये बोले, या ये स्टॉक 10 गुना हो जाएगा, 20 गुना हो जाएगा, तो वो बड़ा फ्लैम्बॉयंट हो जाता है, जो आप कर नहीं पाते, जो आप कर नहीं सकते। आप इन्हें सुनिए, मतलब जो ज्ञान का आप लोगों को लगता है ना अनिल सिंह के पास बहुत ज्ञान है, मैं बोल रहा हूँ आपको, जब मैं इन लोगों को सुनता हूँ, इन लोगों के पास बैठता हूँ, किसी रामदेव अग्रवाल के पास बैठता हूँ, मुझे लगता है यार मैं तो अभी तक तो मतलब प्राइमरी स्टूडेंट ही हूँ, प्राइमरी स्कूल का, इनके सामने 10-20% इनका जितना ज्ञान है मुझ में आ जाए तो मैं भी सफल हो जाऊं। जो नॉलेज है, जो समझ है इनकी, मतलब
ये बहुत बड़ी चीज है जो मैंने ऑब्जर्व की है, और इसीलिए मुझे ये लोग बहुत पसंद आते हैं। इसलिए म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री मेरे दिल के बड़ी करीब है और मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ। क्योंकि ना, एक चीज मैं बताऊँ आपको, अगर मैं अपना पैसा मैनेज कर रहा हूँ, अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, मैंने प्रॉफिट कर लिया, लॉस कर लिया, मुझे किसको जवाब देना है? मेरा पैसा मैंने किया जो किया। आप दूसरों का पैसा मैनेज करते हैं और हर सेकंड पूरी दुनिया की नजर आप पर है। एक छोटी सी गलती आपका करियर खराब कर देती है, भारी पड़ जाती है, राइट? और लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं जैसे वैसे ही कि तेंदुलकर हर बार जाए सेंचुरी बना कर आए, राइट? सो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में दूसरों का पैसा मैनेज करना अपने आप में सबसे बड़ी प्रॉब्लम, राइट? और वो प्रॉब्लम जो है वो आप लोग डे टू डे बेसिस पे जीते हैं, करते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ये मेरी एक बड़ी लर्निंग भी कह दें, आप जो कहना चाहें कह दें, जो मैंने देखी है कि वाकई में म्यूचुअल फंड मैनेज करना मतलब आसान काम नहीं, बड़ा मुश्किल काम है। नहीं, आई थिंक आप बहुत सही कह रहे हैं। मैं रोज कहती हूँ कि खुद का पैसा तो आप जैसे भी हो मैनेज कर लेते हैं, लेकिन किसी और का पैसा मैनेज करने की तो जो एक एहसास होता है, एक जिम्मेदारी होती है कि ये पैसा किसी के हॉस्पिटल के खर्चे के लिए जाएगा, किसी की बच्चे की पढ़ाई के लिए जाएगा, किसी की बेटी की शादी के लिए जाएगा। और मेरा हस्बैंड फंड मैनेजर है, तो वो कहता है कि हाँ, हर हफ्ते तो मेरा करियर पे क्वेश्चन आता है, 20 साल के करियर पे 20 हफ्ते में दोबारा क्वेश्चन देने पड़ते हैं। तो ये तो बहुत सही बात है। अनिल जी, आई विल एंड दिस विद रैपिड फायर, क्योंकि आप एंड सम ऑफ दीज क्वेश्चंस आर क्वेश्चंस फ्रॉम व्यूअर्स, सम ऑफ देम आर फ्रॉम मी। तो छोटे छोटे इंटरेस्टिंग जवाब, आप तो वन लाइनर जी पूछिए। हाँ, तो देखिए, तो ऑफ ऑल द गेस्ट्स यू इंटरव्यूड, एक बहुत अच्छी चीज जो किसी गेस्ट ने आपने, जस्ट समथिंग दैट यू हैव लर्नड फ्रॉम अ गेस्ट, बहुत अच्छी चीज, फेवरेट थिंग। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, मतलब और सबसे ज्यादा अगर मैंने किसी एक गेस्ट से सीखी है तो बहुत हम्बल रहना, और वो मैंने नवनीत मुनोत से सीखी है। इट्स लवली। मतलब हाँ, मतलब मैंने उस आदमी को कभी मतलब ऊंची आवाज में बात करते हुए, किसी पे गुस्सा करते हुए, या मतलब जितनी नॉलेज, जितना ज्ञान, मतलब कोई शो ऑफ ही नहीं यार। मतलब मैं इतना शो ऑफ कर लेता हूँ, मुझे लगता है कि जो नहीं आता वो मैं ऐसा बताऊं, जब मुझे सब आता है तो that is immediately it comes to my mind. Learned a lot from it. He's fantastic, very very nice. Specifically क्योंकि हम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से जुड़े हैं ज्यादा, आप सब, तो इसलिए मैं एग्जांपल्स वहां के ज्यादा दे रहा हूँ तो आप रिलेट कर पाए। अच्छा, ऐसा किसी आदमी औरत who you want to interview लेकिन अभी तक मौका नहीं मिला? जो बाइडेन। जो बाइडेन, फैंटास्टिक। आप इंडिया पे ऑप्टिमिस्ट हैं। What makes you optimistic about India? Everything about India. Okay. Why are you long India? मतलब मुझे कोई एक कारण आप ऐसा बताइए कि why I should not be long on India. मतलब क्या नहीं है? हमने एक वोट से सरकार गिरते हुए देखी, हमने न्यूक्लियर ब्लास्ट किए, हमने टेररिस्ट अटैक देखे, हमने इसने ड्रॉट देखे, हमने लाइफ में सब कुछ देखा है। उसके बावजूद 100 वाला सेंसेक्स 62,000 है, 1000 वाला निफ्टी 18,000 है। ये सब कुछ खराब समय में हुआ है। द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन, और बाजार के बहुत सारे जाने माने एक्सपर्ट ये बोल चुके हैं। तब भी मैं कहता हूँ इंडिया का टाइम तो अब आया है। एंड आई एम टेलिंग यू, आई एम सो फॉर्चुनेट दैट हमारा जन्म इस समय हुआ है जब हिंदुस्तान का समय चल रहा है। कहाँ पहले ऐसा होता था कि यूनिकॉर्न्स बनते थे, कहाँ स्टार्टअप्स को इतना इजीली पैसा मिलता है। हाँ, लेकिन चूंकि आपने कहा कि छोटे आंसर चाहिए, तो हिंदुस्तान का टाइम तो अब शुरू हुआ है। अरे वाह, अरे वाह। अच्छा, स्लाइटली कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, क्रिप्टो करेंसी पे आपका टेक क्या है? इन्वेस्टमेंट का एक ही रूल है, जो समझ में आए वहां पैसा लगाए, जो समझ में ना आए वहां दूर रहे। अगर आप समझ पाए कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, पहली चीज, आप समझ पाए कि उसमें रिस्क क्या है, इट्स ऑल योर्स। नहीं समझ में आए, यू नो द आंसर। बहुत अच्छी आपने इसका आपका बहुत अच्छा जवाब दिया। आप फिल्में देखते होंगे, बाजार के बारे में बहुत सारी फिल्में बनी है, चाहे इंग्लिश हो या हिंदी। आपकी कौन सी एक ऐसी फिल्म है दैट हैज टॉट यू लॉट अबाउट द स्टॉक मार्केट? बाजार से रिलेटेड फिल्म तो ये अभी जो स्कीम 1992 आई, बड़ी मजेदार थी। मैंने प्रदीप गांधी का भी इंटरव्यू किया था, बड़ा मजा आया। अच्छी फिक्शन थी, और थोड़ा उस जमाने से हम मार्केट ट्रैक कर रहे हैं, तो थोड़ा कुछ कई सारी चीजों को कोरिलेट भी कर पाए। हाँ, ये होता था, वो होता था। तो बट अदरवाइज तो मूवीज तो बहुत सारी है, रिसेंटली ये देखी तो ये याद है। अच्छा, अगर मैं आपको 10 लाख दूं तो आप कहाँ निवेश करेंगे आज की तारीख में? इक्विटी एंड ओनली इक्विटी। और चूंकि आप दे रही हैं इसलिए नहीं, अदरवाइज भी बहुत सारा पैसा आप ही के फंड में डालूंगा। अरे बहुत
बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, और क्योंकि एक्चुअली मैं आपका इन्वेस्टर हूँ भी। आई डोंट नो हाँ, आपको पता है या नहीं है, लेकिन मैं आपका इन्वेस्टर हूँ भी। अरे वाह, ये एडलवाइस मुझे फंड में पता नहीं था। नहीं, ये मैंने पैसा लगाया है भाई जी। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, सिंस आपने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का जिक्र किया है, हम 35 लाख करोड़ की इंडस्ट्री हैं, हम भी चाहेंगे कि हम 100 लाख करोड़ की इंडस्ट्री बनना चाहें। आपको क्या लगता है, हमें एक चीज क्या करनी चाहिए 35 से 100 लाख करोड़ की इंडस्ट्री बनने के लिए? मतलब हमारे बुजुर्ग कहते थे कि जितनी चादर उतने पैर फैलाएं। हम्म, मैं कहता हूँ कि चादर बढ़ी गई है। हम्म, पेनिट्रेशन जितनी छोटी जगहों पे हम जा पाए, मतलब हम पहले मेट्रो से बड़े शहरों में पहुंचे, बड़े शहरों से ऑलमोस्ट आई थिंक अब म्यूचुअल फंड लगभग हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे है। हाँ, हर एक जगह पहुंचना है, तो जितना ज्यादा पेनिट्रेशन करेंगे, केक बड़ा कर दीजिए, सबको मिलेगा। एक ही छोटे से केक में सब लड़ाई करेंगे, मुझे भी खाना है, मुझे भी खाना है, तो किसी के बिल्कुल। हाथ नहीं आएगा, बिखर जाएगा, राइट। हाँ, लेकिन इतना सबके लिए है। और मैं बोल रहा हूँ अभी तो कुछ भी नहीं है, 4 करोड़ लोग तो हैं अभी, 5 करोड़ लोग हैं अभी, तो 90-95 करोड़ लोग और आने बाकी हैं। मतलब बिल्कुल। मैं फ्रैंकली कहता हूँ कि कई बार लोग मुझे कहते हैं कि आप तो जनरल न्यूज भी कर लें, क्यों नहीं करते हैं, राइट। हम्म, वो यूनिवर्स बड़ा है, जनरल न्यूज लगभग हर घर में देखी जाती है, वहाँ के एंकर्स बड़े ज्यादा सुपरस्टार हैं, ऐसा है। तो मैं कहता हूँ कि हम जो कर रहे हैं ठीक है, हम कम से कम मतलब लोगों को पैसा बनाने में नहीं तो उनका बचाने में तो मदद कर ही रहे हैं। हमें सुन के कम नुकसान करते हैं, खुद करेंगे तो ज्यादा करेंगे, वही हमारा अचीवमेंट है। और दूसरी बात, 130-135 करोड़ इंडियन हैं। अगर आगे चलते आज से 5 साल बाद समझो 20% पॉपुलेशन भी इंडिया की ऐसी है जो बिजनेस मीडिया देखेगी, बिजनेस टीवी देखेंगी, राइट। तो करीबन 25-30 करोड़ लोग अगर बिजनेस मीडिया देख रहे हैं, तो उस 30 करोड़ लोग में से अगर 50% भी मुझे देख रहे हैं, जो मेरा मार्केट शेयर अभी 58% है बिजनेस मीडिया में, तो अगर मेरा 60% भी हुआ तो 30 करोड़ में मुझे 18-20 करोड़ लोग देख रहे हैं, मोर देन हैप्पी, बहुत है इतना, इससे ज्यादा क्या चाहिए। एब्सोल्युटली। तो मेरा आखिरी सवाल ये है कि एक पिक्चर थी, उसमें कहा था कि फिल्में 3 चीजों के चक्कर में चलती हैं, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। तो अच्छे निवेश का क्या वो है? अच्छे अगर निवेश के फिल्में लिए सिर्फ क्या? डिसिप्लिन, डिसिप्लिन, एक ही डिसिप्लिन, चीज डिसिप्लिन, है, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन, बस डिसिप्लिन रखिए। हर हर वक्त पैसा लगाना है, अच्छे और बुरे समय का इंतजार किए। एसआईपी रुकनी नहीं चाहिए, थकनी नहीं चाहिए, बंद नहीं होनी चाहिए, हारनी नहीं चाहिए। बस। हाँ, और हर वक्त मार्केट गिरे एक ही फीलिंग आनी चाहिए, ज्यादा लगाऊं और लगाऊं, बजाय इसके कि रोक दूं या निकालूं। अगर ये रोक दूं, निकालूं, बेचूं, ये फीलिंग बढ़ते हुए बाजार में आती है तो फिर भी उतनी बुरी नहीं है, घटते बाजार में आए तो ज्यादा बुरी है। इसलिए डिसिप्लिन के साथ रेगुलर इन्वेस्टमेंट और रीजनेबल रिटर्न की एक्सपेक्टेशन, इससे बढ़िया जगह कोई नहीं है जो आपको वेल्थ बना के देगी। डिसिप्लिन, रीजनेबल रिटर्न की एक्सपेक्टेशन और रेगुलर इन्वेस्टमेंट, बस। सुपर। अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे Thank you मैंने so much. इतनी बातें सीखी। थैंक यू सो मच अरे फॉर डूइंग दिस थैंक फॉर यू सो अस। मच, थैंक्स अ लॉट। और मैं खुद आपको इतने सालों से जानता हूँ, कई बार आपके इंटरव्यू किए हैं, और जो इतना बढ़िया काम आप कर रही हैं एडलवाइज में, और मतलब काबिले तारीफ है। आपको, आपकी पूरी इंडस्ट्री को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, सारे दर्शक। बिल्कुल, थैंक यू सो मच अनिल जी। थैंक यू। Don't forget to tune in to the next episode of our Money Connect podcast. Further, these podcasts are also available on Edelweiss Mutual Fund website, Spotify, Apple Podcast, and Google Podcast for you to listen, learn, and enjoy as per your convenience. Mutual fund investments are subject to market risk. Read all scheme-related documents carefully.